नमस्कार। काफ़ी लंबे अरसे बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है। दरअसल सरकारी अधिकारी के रूप में कुछ ऐसे दायित्व निभाने थे जिनकी वजह से मुझे आप लोगों को पढ़ाने का अवसर नहीं मिल पाया, और जैसे ही मिला मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। हम आपको जो 5वां मूल अधिकार है उसको पढ़ाने के बाद 6ठे मूल अधिकार पर छोड़ के चले गए थे। हमने आपको बताया कि जो अभी तक 5 मूल अधिकार थे उनमें 14 से अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक समता का मूल अधिकार, 19 से लेकर के 22 तक स्वतंत्रता का मूल अधिकार, 23-24 में शोषण के विरुद्ध मूल अधिकार, 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और 29 और 30 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण से संबंधित अधिकार हमने आपको पढ़ाए। अब अनुच्छेद 30 के बाद अनुच्छेद 31 आता है जो समाप्त कर दिया गया है, क्योंकि इसके द्वारा ही आपको संपत्ति का मूल अधिकार दिया गया था, लेकिन अब इसे समाप्त कर दिया गया, इसलिए अब अनुच्छेद 31 संविधान के अनुच्छेद में नहीं, संविधान में नहीं है एक तरीके से। अब आता है 6ठा मूल अधिकार अनुच्छेद 32 के तहत जो आपको प्रदान किया गया है। और अनुच्छेद 32 के तहत जो आपको मूलाधिकार प्रदान किया गया है उस मूलाधिकार का नाम है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 क्या है? अनुच्छेद 32 के तहत आपको 6ठा मूलाधिकार प्रदान किया गया है, और जिसको हम कहते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ जो है वो इस अनुच्छेद के तहत दी गई हैं। वस्तुतः आपने अभी तक देखा होगा कि अनुच्छेद 14 से लेकर के 30 तक आपको बहुत सारे अधिकार राज्य के विरुद्ध प्रदान किए गए हैं, बल्कि कुछ ऐसे अधिकार हैं जो व्यक्तियों के विरुद्ध भी प्रदान किए गए हैं। हम जब आपको कोई अधिकार प्रदान करें या राज्य जब आपको कोई अधिकार प्रदान करे तो इस बात की भी व्यवस्था होनी चाहिए कि अगर राज्य उन अधिकारों का उल्लंघन करे, आप जब उन अधिकारों का उपभोग कर रहे हों तो राज्य अगर बाधा पहुंचाए और वो बाधा युक्त ना हो, वो उन पर रोक लगाए लेकिन वो रोक युक्त ना हो, तो ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि राज्य को ऐसा करने से रोका जाए, व्यक्ति को ऐसा करने से रोका जाए। और अगर ऐसी व्यवस्था नहीं है तो प्रदान किए जाने वाले अधिकारों का कोई मतलब नहीं है। इसीलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने न केवल आपको विभिन्न अधिकार प्रदान किए, बल्कि उन अधिकारों के संरक्षण की व्यवस्था भी की। एक पुख्ता व्यवस्था की कि अगर अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 30 तक आपको जो अधिकार प्रदान किए गए हैं, अगर राज्य उनके मार्ग में बाधा पहुंचाए, राज्य उन अधिकारों के उपभोग के मार्ग में आड़े आए या राज्य निर्बंधन लगाए, तो आपको ये अधिकार होगा कि आप राज्य के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय की शरण ले सकते हैं। सीधे उच्चतम न्यायालय की शरण ले सकते हैं। और ज़रा सोचिए, संविधान ने आपको बहुत सारे अधिकार प्रदान किए होते, लेकिन अनुच्छेद 32 के तहत ये व्यवस्था ना की होती कि अगर आपके अधिकारों का उल्लंघन किया जाए, अगर आपके अधिकारों के उपभोग के मार्ग में बाधा पहुंचाई जाए और आप कुछ न कर सकें, मूक दर्शक बने रहें, सहते रहें, तो फिर वास्तव में इन अधिकारों का क्या अर्थ था? तो अनुच्छेद 32 के द्वारा यह व्यवस्था स्थापित की गई है कि अगर राज्यों के विरुद्ध जो आपको अधिकार दिए गए हैं, राज्य उनका उल्लंघन करे, व्यक्तियों के विरुद्ध जो अधिकार दिए गए हैं, अगर व्यक्ति का उनका उल्लंघन करे तो उनको उल्लंघन करने से रोका जाए। वास्तव में इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि अगर मुझसे पूछा जाए कि संविधान का वो कौन सा भाग या अनुच्छेद है जिसके बिना संविधान बेकार हो जाएगा, संविधान अधूरा रह जाएगा, तो मैं इस अनुच्छेद के सिवाय, यानी अनुच्छेद 32 के सिवाय किसी अन्य भाग या अनुच्छेद का नाम नहीं लूँगा। यह अनुच्छेद और इसके द्वारा स्थापित यह व्यवस्था वास्तव में संविधान के
आत्मा है, संविधान का हृदय है। ये डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था अनुच्छेद 32 के बारे में, और वास्तव में ये बिल्कुल सत्य भी है। क्योंकि अगर अनुच्छेद 32 के द्वारा जो स्थापित व्यवस्था है, अगर ये व्यवस्था ना हो संविधान में, तो 14 से लेकर 30 तक जो व्यवस्थाएं आपके लिए की गई हैं उनका कोई मतलब नहीं है। क्योंकि आप जानते हैं कि सरकारें निरंकुश भी हो सकती हैं। संसदीय लोकतंत्र की सरकारें भी निरंकुश हुई हैं, पाकिस्तान इसका उदाहरण है। तो निश्चित रूप से देश के नागरिक को ये अधिकार होना चाहिए, देश के नागरिक को ये भरोसा दिलाया जाना चाहिए था संविधान के द्वारा कि अगर उसके अधिकारों का उल्लंघन किया जाएगा तो वो इसकी शिकायत एक उचित फोरम पर जाके करेगा और उसकी शिकायत सुनी जाएगी, और अगर राज्य उसके साथ गलत कर रहा होगा तो राज्य को रोका जाएगा। यही व्यवस्था अनुच्छेद 32 के द्वारा की गई है। अनुच्छेद 32 में व्यवस्था की गई है कि अगर आपके अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है तो आप सीधे इसकी शिकायत सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं। कहाँ कर सकते हैं? उच्चतम न्यायालय में कर सकते हैं। और उच्चतम न्यायालय को अधिकार दिया गया है कि वे राज्य के विरुद्ध नागरिकों के अधिकारों का उपभोग सुनिश्चित करने के लिए 5 रिट जारी कर दे। कितनी रिट जारी कर दे? 5 रिट जारी कर सकता है। और वो 5 रिट हम आपको बारी बारी से बताएंगे, और आप देखेंगे कि वास्तव में इन 5 रिटों की वजह से ये अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार या अनुच्छेद 32 के द्वारा स्थापित ये व्यवस्था भारतीय प्रजातांत्रिक भवन की आधारशिला बन गई है। यही वह आधारशिला है जिस पर भारत का लोकतंत्र खड़ा है। सबसे जो पहली रिट जारी कर सकता है उच्चतम न्यायालय, उसको कहा जाता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या कहा जाता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट, जिसको इंग्लैंड में हैबियस कॉर्पस रिट कहा जाता है। इसको इंग्लैंड में हैबियस कॉर्पस रिट कहा जाता है। और हैबियस कॉर्पस का अर्थ होता है शरीर लेकर आओ, शरीर लेकर आओ, यही अर्थ है इसका हिंदी में। इंग्लैंड में इस रिट को हैबियस कॉर्पस बोला जाता है, जिसका अर्थ होता है शरीर लेकर आओ। और जब हम हिंदी अर्थ देखते हैं तो इसका है बंदी प्रत्यक्षीकरण। दोनों का अर्थ एक ही है। बंदी प्रत्यक्षीकरण का भी मतलब है बंदी को प्रत्यक्ष रूप से बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी को प्रत्यक्ष रूप से क्या करो? प्रकट करो। किसके सामने? न्यायालय के सामने। वास्तव में ये रिट उच्चतम न्यायालय तब इशू करता है जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, निरुद्ध किया जाता है, अरेस्ट किया जाता है, और जिसको अरेस्ट किया जाता है उसको या उसके किसी संबंधी को ये लगता है, यहाँ तक कि एक सामान्य नागरिक को भी लगता है कि उसकी गिरफ्तारी अवैध है। गिरफ्तार करने वाली इन्फोर्समेंट एजेंसी ने, कानून लागू करने वाली एजेंसी ने उसको गलत गिरफ्तार किया है, तो कोई भी व्यक्ति उच्चतम न्यायालय की शरण ले सकता है। और उच्चतम न्यायालय ये रिट जारी करके गिरफ्तार करने वाले अधिकारी या एजेंसी से पूछता है कि आपने इनको क्यों गिरफ्तार किया है। वो दोनों को सुनता है, और दोनों को सुनने के बाद अगर उच्चतम न्यायालय इस नतीजे पर पहुंचता है कि उसकी गिरफ्तारी अवैध है, गलत है, असंवैधानिक है, तो वो तुरंत ये आदेश देता है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को तत्काल मुक्त कर दिया जाए। जिसको गिरफ्तार किया गया है उसको तत्काल मुक्त कर दिया जाए। और आप जानते हैं कि वास्तव में अगर ये रिट ना होती तो आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का क्या होता। और इसीलिए वास्तव में ये रिट ही हमारी व्यक्तिगत स्वतंत्रता की आधारशिला है। इस रिट के द्वारा ही वास्तव में हमारी व्यक्तिगत स्वतंत्रता सुरक्षित है। इसलिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता को स्थापित करने में वास्तव में इस रिट का सबसे ज़्यादा योगदान है। ये रिट सिर्फ सरकारी अधिकारी या संस्था के विरुद्ध ही नहीं, अपितु प्राइवेट व्यक्ति के विरुद्ध भी जारी की जा सकती है। अगर कोई प्राइवेट व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को निरुद्ध करता है तो उसके विरुद्ध भी जारी की जा सकती है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए ये रिट इतनी महत्वपूर्ण है कि आप देखेंगे कि
ये ज़रूरी नहीं है कि पीड़ित व्यक्ति ही सुप्रीम कोर्ट में पहुँचे। इसके लिए हमें गिरफ्तार कर लिया जाता है, हो सकता है हम ना पहुँच पाए सुप्रीम कोर्ट में, तो हमारा कोई भी सगा संबंधी, यहाँ तक कि आम नागरिक भी हमारे लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, हमारे लिए लड़ सकता है। गिरफ्तार हमें किया गया है, लेकिन आप जो ये हमारा वीडियो देख रहे हैं, अगर उनमें से भी कोई एक व्यक्ति चला जाएगा सुप्रीम कोर्ट, तो भी सुप्रीम कोर्ट सुनेगा, और अगर उसको लगेगा कि अनिल मिश्रा को गलत गिरफ्तार किया गया है, तो सुप्रीम कोर्ट तुरंत आदेश देगा कि अनिल मिश्रा को तत्काल और मुक्त किया जाए, आज़ाद किया जाए। तो इसलिए यह रिट जो है वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए बहुत ही आवश्यक है, और इस तरीके से इसके द्वारा व्यक्तिगत स्वतंत्रता स्थापित होती है। अब हम आते हैं दूसरी रिट पर, जिसको हम लोग कहते हैं परमादेश रिट, और अंग्रेजी में इसको इंग्लैंड में कहा जाता है मैंडमस। क्या कहा जाता है? मैंडमस कहा जाता है। और इंग्लैंड में इसको कहा जाता है मैंडमस, जिसका अर्थ होता है समादेश या आदेश। यह कब जारी की जाती है? वस्तुतः जब कोई सरकारी अधिकारी अपने दायित्वों का पालन नहीं करता, तो आप उस अधिकारी के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत उस व्यक्ति को, उस अधिकारी को ये रिट जारी करके आदेश देता है कि आप अपने सार्वजनिक कर्तव्यों का पालन करें। तो एक लाइन में कहा जाए, सरल शब्दों में कहा जाए कि जब कोई सरकारी आदमी, सरकारी अधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्यों का पालन नहीं करता है, तो यह रिट जारी करके उच्चतम न्यायालय उसको बाध्य करता है कि वो अपने सरकारी दायित्वों का पालन करे। इस रिट के कुछ अपवाद भी हैं, जैसे कि यह रिट जो है वो राष्ट्रपति और राज्यपाल के विरुद्ध जारी नहीं की जा सकती। यह रिट राष्ट्रपति और राज्य के राज्यपालों के विरुद्ध जारी नहीं की जा सकती। यह रिट उच्च न्यायालय या मतलब उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति या न्यायिक हैसियत से काम करने वाले न्यायाधीशों के विरुद्ध जारी नहीं की जा सकती। लेकिन यहीं पर हम ये बता दें कि कई ऐसे अवसर आते हैं जब यही न्यायाधीश प्रशासनिक स्थिति में काम करते हैं। जब कोई प्रशासनिक काम करते हैं, यानी न्यायिक काम ना करके प्रशासनिक काम करते हैं, तो अगर ये न्यायमूर्ति कोई प्रशासनिक काम करते हैं और प्रशासनिक कार्य करने की इनकी जिम्मेदारी है, लेकिन नहीं करते हैं, तो फिर इनको ये रिट जारी करके इनको बाध्य किया जाएगा कि वो अपने प्रशासनिक दायित्वों को निभाएं। यानी अगर न्यायमूर्ति प्रशासक की हैसियत से काम करते हैं, तो उनके विरुद्ध भी ये रिट जारी की जा सकती है। तीसरा आप जान लीजिए, किसी कंपनी के विरुद्ध, चाहे वो सरकारी हो और चाहे वो गवर्नमेंट की कंपनी हो, गवर्नमेंट सरकारी हो या नॉन गवर्नमेंट कंपनी हो, प्राइवेट कंपनी हो, तो भी ये रिट जारी नहीं की जा सकती है। और याद रखिए, किसी प्राइवेट व्यक्ति के विरुद्ध भी ये रिट जारी नहीं की जा सकती। मुख्य रूप से 4 हैं, लेकिन यहाँ भी आपको बता दें कि अगर वही प्राइवेट व्यक्ति कोई सार्वजनिक दायित्व उसको सौंपा जाता है, और स्वाभाविक है कि अगर सार्वजनिक कर्तव्य उसको सौंपा गया होगा तो उसमें पैसा भी सार्वजनिक लग रहा होगा। तो अगर कोई प्राइवेट व्यक्ति सार्वजनिक काम को कर रहा है, उसकी जिम्मेदारी है उस काम को करना, और वो अपने कर्तव्य का पालन ठीक से नहीं कर रहा है, तो उसके विरुद्ध भी ये रिट जारी की जा सकती है। तो एक तरीके से ये रिट हो गई, जिसको हम लोग परमादेश रिट बोलते हैं। और जो तीसरी रिट है उसको हम बोलते हैं अधिकार प्रच्छा। क्या बोलते हैं? अधिकार प्रच्छा, जिसको अंग्रेजी में या इंग्लैंड में कहा जाता है कोवारंटो। क्या कहता है? कोवारंटो, जिसका सीधा सा अर्थ होता है, क्या अर्थ होता है? आपकी नियुक्ति का आधार क्या है? आपकी नियुक्ति का आधार क्या है? अगर मेंस में आता है तो आपको ऐसे ही लिखना है कि आप कहेंगे अधिकार प्रच्छा, इसे हम इंग्लैंड में कोवारंटो कहते हैं, जिसका अर्थ होता है आपकी नियुक्ति का आधार क्या है। ऐसे ही लिखना चाहिए आपको।
आप समझ गए होंगे कि इस रिट का संबंध कहाँ से है। वस्तुतः जब कोई व्यक्ति किसी लोक पद को धारण करता है और इस बात का प्रश्न उत्पन्न हो जाता है कि वास्तव में वो व्यक्ति उस लोक पद को धारण करने की योग्यता नहीं रखता, गलत तरीके से उसने उस पद को धारण कर लिया है, तो उच्चतम न्यायालय पूछता है कि आपने किस हैसियत से इस पद को धारण किया है, क्या वास्तव में आप इस पद को धारण करने की योग्यता और क्षमता रखते हैं कि नहीं। और शिकायतकर्ता और लोक पद पर नियुक्त व्यक्ति को सुनने के बाद अगर सुप्रीम कोर्ट इस नतीजे पहुंचता है कि वास्तव में इसकी नियुक्ति गलत है, अवैध तरीके से की गई है, इसने अवैध तरीके से नियुक्ति अपनी करा ली है, तो सुप्रीम कोर्ट उसको पदच्युत कर देता है, हटा देता है। आप हमेशा देखते होंगे, समाचार पत्रों में पढ़ते होंगे, अन्य स्रोतों से पता चलता होगा कि वो इंजीनियर साहब नियुक्त हो गए, वो शिक्षक नियुक्त हो गया, किसी के पास बीटीसी की डिग्री फर्जी थी, किसी के पास बीएड की डिग्री फर्जी थी, किसी के पास टेक्निकल डिग्री फर्जी थी, डॉक्टर इंजीनियर हो जाते हैं लोग। अब बाद में पता चलता है कि वास्तव में उस पद को धारण करने की योग्यता उनके अंतर्गत नहीं थी। जांच होती है और फिर पता चलता है कि वास्तव में उन्होंने गलत तरीके से उस पद को धारण कर लिया था, फ्रॉड किया था, उन्होंने बहुत सारे तथ्य छुपाए थे, उस पद के लिए जो निर्धारित योग्यताएँ थी, शर्तें थी, उनको पूरा नहीं करते थे। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट फिर उनको हटाने का आदेश देता है। और यहाँ आपको बता दें कि ये ज़रूरी नहीं है कि वास्तव में इस रिट के लिए वही व्यक्ति न्यायालय जाए जो इससे पीड़ित हो। यानी कई बार ऐसा होता है कि मान लो पद 20 हैं और मेरिट में 1 से लेकर के 20 व्यक्ति नियुक्त, मेरिट जारी हो गई और आपका नंबर 21वां है और आपको लग रहा है कि जो 17वें नंबर पर व्यक्ति है वो गलत तरीके से नियुक्त है, और अगर ये हटा दिया जाए, ये ना हो इसमें, तो आप 20वें नंबर पर जाते, यानी आप नियुक्त हो जाते, तो आप तो एक तरीके से सीधे संबंधित हैं, आप तो सीधे लाभार्थी हैं। तो ये ना समझना कि आप ही न्यायालय की शरण ले सकते हैं। जो सीधे बेनिफिटेड है इस रिट के आदेश से, कोई भी व्यक्ति जिसको लगता है कि अमुक व्यक्ति ने गलत तरीके से किसी पद को धारण कर लिया है, वो उस पद को धारण करने की योग्यता नहीं रखता है, तो एक साधारण व्यक्ति भी सुप्रीम कोर्ट की शरण ले सकता है। इस रिट को जारी करवाने के लिए आपका पीड़ित होना आवश्यक नहीं है। अब जो चौथी महत्वपूर्ण रिट है वो है प्रतिषेध रिट, प्रोहिबिशन रिट। जो अंतिम 2 रिटें हैं, प्रतिषेध रिट और उत्प्रेषण रिट, वो दोनों न्यायालय से संबंधित हैं, न्यायिक कार्यों से संबंधित हैं। तो चौथी रिट है प्रतिषेध रिट। कौन सी रिट? प्रतिषेध रिट। इसको हम लोग अंग्रेजी में बोलेंगे प्रोहिबिशन रिट। कौन सी रिट? प्रोहिबिशन रिट। वास्तव में ये रिट जो है वो वरिष्ठ न्यायालय द्वारा कनिष्ठ न्यायालयों को जारी की जाती है, अगर हम सामान्य भाषा में कहें। और ये रिट तब जारी की जाती है जब कोई कनिष्ठ न्यायालय या अधिकरण अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर काम करता है, अर्थात ऐसे मामलों को भी सुनवाई के लिए स्वीकार कर लेता है जिसे सुनवाई करने का अधिकार उसे नहीं है। अगर हम अनुच्छेद 32 के आलोक में देखें तो वास्तव में सामान्यतः ये रिट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी की जाएगी। हाई कोर्ट को कब जारी की जाएगी? जब कोई हाई कोर्ट अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर काम करेगा, यानी किसी ऐसे मामलों को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लेगा जिसे सुनने का अधिकार उसे नहीं है। और यह रिट जारी करके उच्चतम न्यायालय उस उच्च न्यायालय या अधिकरण को ऐसा करने से, यानी अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर काम करने से रोक देगा। तो ये है प्रोहिबिशन रिट। और जो अंतिम रिट है वो है उत्प्रेषण रिट। कौन है? उत्प्रेषण रिट, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं सर्टियोरारी। ये जो है ये रिट है उत्प्रेषण रिट, सर्टियोरारी।
ये जो रिट है ये भी वास्तव में वरिष्ठ न्यायालय द्वारा कनिष्ठ न्यायालय को जारी की जाती है, और अनुच्छेद 32 के संदर्भ में अगर हम कहें तो उच्चतम न्यायालय द्वारा उच्च न्यायालय को जारी की जाएगी। और वास्तव में वरिष्ठ न्यायालय के द्वारा कनिष्ठ न्यायालय को यह रिट तब जारी की जाती है कब जारी की जाती है, जब ऐसा लगता है किसी को कि हमें इस न्यायालय में न्याय नहीं मिल सकता। कई बार ऐसा होता है, आपने देखा होगा कि कुछ लोग ये रिट करते हैं कि हमारा केस फला उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में ट्रांसफ़र कर दिया जाए। अभी आप देख रहे होंगे कि सुशांत सिंह मर्डर केस में बिहार में FIR दर्ज हुई है। बिहार के कोर्ट में मुकदमा चल सकता है, लेकिन रिया चक्रवर्ती कह रही हैं कि उसे बम्बई ट्रांसफ़र कर दिया जाए। थोड़ी देर के लिए फ़र्ज करो ये मामला अभी पहुंच जाए पटना उच्च न्यायालय में, तो हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ये आदेश कर दे कि मामला पटना उच्च न्यायालय से ट्रांसफ़र कर दिया जाए, कहाँ, मुंबई उच्च न्यायालय में। यही है उत्प्रेषण रिट। तो सरलतम शब्दों में, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए कहा, सरलतम शब्दों में हम ये कहें कि सामान्यतः यह रिट वरिष्ठ न्यायालय द्वारा किसी मुकदमे को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में स्थानांतरित करने के लिए जारी की जाती है। कब जारी की जाती है? जब कनिष्ठ न्यायालय प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ कार्य करके कोई निर्णय देता है। जब कोई कनिष्ठ न्यायालय, या दूसरे शब्दों में अगर अनुच्छेद 32 के तहत हम कहें कि अगर कोई उच्च न्यायालय प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ काम कर रहा है और आपको लगता है कि आपको उस उच्च न्यायालय से न्याय नहीं मिलेगा, तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और हो सकता है सुप्रीम कोर्ट आपकी बात से सहमत हो जाए और आपका केस किसी एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में, मुंबई पटना उच्च न्यायालय से मुंबई उच्च न्यायालय में, या लखनऊ से कहीं और ट्रांसफ़र कर दे। तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि सामान्यतः यह रिट जारी की जाती है कनिष्ठ न्यायालय के विरुद्ध तब केस ट्रांसफ़र करने के लिए जब कोई न्यायालय प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध काम करता है और कोई निर्णय दे देता है। अब हम ये देखेंगे कि वास्तव में प्रतिषेध रिट और उत्प्रेषण रिट में अंतर क्या है, क्योंकि मोटे तौर पर आपको लगेगा कि दोनों के ही आधार समान हैं, दोनों के ही आधार समान हैं। और वो आधार क्या है कि अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर काम करना। हम आपको इस बात को समझाना चाहते हैं कि प्रोहिबिशन रिट और उत्प्रेषण रिट में थोड़ा अंतर है। अंतर ये है कि उत्प्रेषण प्रतिषेध रिट तब जारी की जाती है जब कोई कनिष्ठ न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर काम करता है, यानी उस मामले को भी सुनवाई के लिए स्वीकार कर लेता है जिसे सुनने का अधिकार उसको नहीं है। तो उत्प्रेषण रिट फिर कब जारी की जाएगी? फर्ज करिए कि कोई उच्च न्यायालय या कोई कनिष्ठ न्यायालय अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर काम कर रहा है, और जब तक आप ये बात समझ में आए और आप उच्चतम न्यायालय में जाएं, तब तक हो सकता है कि वो उच्च न्यायालय या कनिष्ठ न्यायालय ने कोई निर्णय दे दिया हो। तब आप क्या करेंगे? तो आप क्या करेंगे? उसी के लिए ये रिट बनी है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र में तो काम कर रहा होता है, अपने अधिकार क्षेत्र में तो काम कर रहा होता है, लेकिन अपने अधिकार क्षेत्र में काम करते हुए अपने अधिकारों की सीमा को पार कर जाता है।
यानी न्यायालय अधिकार क्षेत्र में, मान लो उसका अधिकार क्षेत्र ये है, तो है तो अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर ही, लेकिन उसको जो अधिकार दिए गए हैं उससे अधिक अधिकारों का प्रयोग करके कोई निर्णय दे देता है, तो भी जो है ये रिट जारी करके उसके द्वारा दिए गए निर्णय को खंडित कर देता है उच्चतम न्यायालय। तो सीधी सी बात यह है कि जब तक मामला न्यायालय में विचाराधीन है, जब तक मामला न्यायालय में विचाराधीन है, यानी कोई हाई कोर्ट अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर जाकर काम कर रहा है और मामला उसके यहाँ चल रहा है, उसी बीच आप सुप्रीम कोर्ट पहुँच जाते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट प्रोहिबिशन रिट जारी करके अधिकार क्षेत्र से बाहर कर रहे न्यायालय को आगे कार्रवाई करने से रोक देगा। लेकिन अगर आप अधिकार क्षेत्र के भीतर तो काम कर रहे हैं, लेकिन अपने अधिकारों का, अपने जो आपको जो अधिकार प्रदान किए गए उससे अधिक अधिकारों का प्रयोग करके कोई निर्णय दिए दे रहे हैं, या आपने, दो स्थितियां हो सकती हैं कि आप अपने अधिकार क्षेत्र में तो काम कर रहे हैं, अधिकार क्षेत्र के मान लो आप बाहर काम कर रहे हैं, अधिकार क्षेत्र के बाहर काम कर रहे हैं और आपने कोई निर्णय दे दिया, तो सर्टियोरारी जारी करके इस निर्णय को खंडित कर दिया जाएगा। और मान लीजिए आप अधिकार क्षेत्र के बाहर काम नहीं कर रहे थे, आप अपने अधिकार क्षेत्र में ही काम कर रहे थे, लेकिन आपने अपनी सीमाओं से अधिक अधिकारों का प्रयोग कर लिया है, तो भी ये रिट जारी करके आपके द्वारा दिए गए निर्णय को खंडित कर दिया जाएगा। इस तरीके से आप ये कह सकते हैं कि जो प्रोहिबिशन रिट है उसका उद्देश्य निवारण करना है, और जो सर्टियोरारी है वो उसका उद्देश्य निवारण और उपचार दोनों हैं। उसका जो लक्ष्य है वो निवारण करना भी है और साथ में उपचार करना भी है। और उपचार क्या है? कनिष्ठ न्यायालय के द्वारा दिए गए गलत निर्णय को खंडित कर देना। तो जब तक मामला न्यायालय में विचाराधीन है तब तक प्रोहिबिशन रिट से काम चल जाएगा, और अगर न्यायालय में मामला विचाराधीन नहीं है, न्यायालय ने कोई निर्णय दे दिया है, तो फिर काम किससे चलेगा? आपका चलेगा इससे, सर्टियोरारी से। किससे चलेगा आपका काम? सर्टियोरारी से। तो ये मुख्य रूप से प्रोहिबिशन रिट और उत्प्रेषण रिट में अंतर है। हम आपको काफ़ी ज़्यादा समझाए इसमें। अंत में फिर मैं आपको एक वाक्य में कहना चाहूँगा कि जब कोई मामला कनिष्ठ न्यायालय में विचाराधीन है, जब कोई मामला कनिष्ठ न्यायालय में विचाराधीन है, निर्णय नहीं हुआ है और आपको लगता है कि आपके साथ गलत किया जा रहा है, तो फिर आप जाएंगे और प्रोहिबिशन रिट जारी करके उच्चतम न्यायालय संबंधित उच्च न्यायालय को आगे की कार्रवाई करने से रोक देगा। लेकिन मान लो जब तक आप पहुँचें और सुप्रीम कोर्ट आपके लिए कुछ कर पाए, तब तक ये इसी मामले में निर्णय दे दिया जाता है, तब फिर न्यायालय जो है उत्प्रेषण रिट जारी करके इस उच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्णय को खंडित कर देगा और एक तरीके से आपको उपचार मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप ये देखेंगे कि किस तरीके से उच्चतम न्यायालय ये 5 रिट जारी करके आपके मूलाधिकारों की रक्षा करता है। और आप देखेंगे कि जितने मूलाधिकार प्रदान किए गए हैं, इनमें से किसी का भी उल्लंघन होगा, उस उल्लंघन को इन्हीं 5 रिटों के द्वारा रोका जा सकेगा। अन्य किसी रिट की आवश्यकता है ही नहीं। सारे मूलाधिकारों को लागू कराया जा सकता है इन्हीं 5 रिटों के द्वारा। और इसीलिए वास्तव में ये रिटें ही उस प्रजातांत्रिक भवन की आधारशिला हैं जिस पर हमारा ये लोकतंत्र खड़ा है। बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस तरीके से आप जान गए कि सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत 5 रिट जारी करता है। यही हम थोड़ा सा आपको और बता दें कि
इसी संदर्भ में बाद में और बताएंगे कि यही 5 रिट जारी करने का अधिकार आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट को है। यानी संक्षेप में अगर हम कहें कि अगर आपके मूलाधिकारों का उल्लंघन होता है तो आप अनुच्छेद 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट में चले जाएंगे, लेकिन ये आपका मूलाधिकार है, ये आपका मूलाधिकार। हम बाद में बताएंगे अनुच्छेद 32 से 226 में अंतर क्या है। बस यहाँ संक्षेप में ये समझ लीजिए कि एक ये अनुच्छेद और है जिसके तहत आप हाई कोर्ट की भी शरण ले सकते हैं, और हाई कोर्ट भी यही 5 रिट जारी करके आपके मूलाधिकारों को लागू करवाएगा। लेकिन अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 में काफ़ी अंतर है, ये हम आपको बाद में कभी बताएंगे। क्योंकि ये मूलाधिकार पढ़ा रहे हैं इसलिए हम अनुच्छेद 32 तक अपने आप को सीमित रखेंगे। ये बस यहाँ थोड़ा हम एक जानकारी के लिए आपको बता दिए हैं बस। अब इसी में हम एक चीज़ और आपको और बताएंगे कि क्या मूलाधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि क्या मूलाधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। आप जानते हैं कि जो हमारा संविधान है उसमें संशोधन किया जा सकता है, और संविधान में संशोधन कैसे किया जाएगा उसकी प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में वर्णित है। शुरू से इस बात का प्रश्न उठता रहा कि क्या अनुच्छेद 368 में दी गई प्रक्रिया के अनुसार मूलाधिकारों में भी संशोधन किया जा सकता है कि नहीं। शुरू से ही ये प्रश्न उठता रहा, और चूंकि आप जानते हैं कि अनुच्छेद 132 के तहत संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार उच्चतम न्यायालय को है, और यही उच्चतम न्यायालय ही वास्तव में हमारे मूलाधिकारों का प्रहरी है, गार्जियन है। अगर ये कई बार पूछा जाता है कि वास्तव में जो हमारे जो मूलाधिकार प्रदान किए गए हैं इसका संरक्षक कौन है, इसका संरक्षक कौन है, इसका गार्जियन कौन है, तो मूलाधिकारों का संरक्षक या गार्जियन आपने देख लिया कि सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट यही 5 रिट जारी करके आपके मूलाधिकारों का संरक्षण करता है और संरक्षक की भूमिका बखूबी निभाता है। हम जानते हैं कि अनुच्छेद 132 के तहत संविधान की व्याख्या का अंतिम अधिकार किसको है, सुप्रीम कोर्ट को है। इसलिए मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, और सर्वप्रथम 1951 में ही शंकरी प्रसाद, बहुत पूछा जाता है ये, शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ यानी यूनियन ऑफ इंडिया, इस जो वाद उस वाद का नाम यही है, शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद को मूलाधिकारों में संशोधन करने का अधिकार प्राप्त है, और इसी के साथ विवाद और बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? इस वाद में कहा गया कि अनुच्छेद 368 के तहत संविधान के किसी भाग में संशोधन किया जा सकता है, चाहे वो मूलाधिकारी क्यों ना हो। लेकिन कुछ संविधान विशेषज्ञों ने अनुच्छेद 13(2) का हवाला दिया, और हम आपको 13(2) बता चुके हैं। 13(2) कहता है कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो मूल अधिकारों को छीनती हो या न्यून करती हो। अब अगर राज्य ऐसी कोई विधि बनाता है तो वो उस सीमा तक शून्य होगी जिस सीमा तक वो किसी मूलाधिकार को छीनती होगी या न्यून करती होगी। लेकिन इस शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघवाद में कहा गया कि संविधान संशोधन एक अलग बात है और विधि बनाना एक अलग बात है। अनुच्छेद 13(2) संसद को विधि बनाने से रोकता है, ना कि संविधान संशोधन करके किसी मूलाधिकार को कम करने से। और इस तरीके से ये स्थापित हो गया शुरू में कि संसद को मूलाधिकारों में भी संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है। बाद में यही मान लिया गया, सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्यवाद में भी यही मत स्थापित रहा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि अनुच्छेद 368 में विहित प्रक्रिया के अनुसार संसद मूलाधिकारों में भी संशोधन कर सकती है, क्योंकि मूलाधिकारों में जो अनुच्छेद 368 के तहत जो संशोधन का अधिकार है वो एक अलग चीज़, अलग विषय है, और 13(2) के तहत जो विधि बनाने से रोका गया है वो एक अलग विषय है। यानी 368 शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ में कहा गया कि 368 के अधीन किए गए संशोधन को विधि नहीं माना जाएगा। यानी अगर संसद ऐसा करती है, राज्य ऐसा करता है, तो ये नहीं माना जाएगा कि उसने कोई विधि बनाई है, और वास्तव में 13(2) ये कहता है कि कोई विधि नहीं बनाएगा। इस तरीके से शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ में ये स्थापित कर दिया गया। लेकिन
शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ, सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य में जो निर्णय दिया गया इसको चैलेंज किया गया। और गोलकनाथ, दो बहुत प्रचलित मामले हैं, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य का जो वाद है भी बहुत फेमस है और इस 67 में ये वाद हुआ और इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पूर्व के दिए गए निर्णय को पलट दिया और पलटते हुए कहा कि वास्तव में संसद को मूलाधिकारों में संशोधन करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। यानी उन्होंने कहा कि 368 में जो प्रक्रिया विहित की गई है उस प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए संसद मूलाधिकारों में कोई संशोधन नहीं कर सकती है। और उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 13(2) में जो लिखा है उसका भाव यही है कि मूलाधिकारों को किसी भी तरीके से कम या न्यून नहीं किया जाएगा। वास्तव में इस वाद में दिए गए निर्णय को समाप्त करने के लिए संसद ने 24वां संविधान संशोधन किया और 24वें संविधान संशोधन के द्वारा ये कहा गया या 24वें संविधान संशोधन के द्वारा यह व्यवस्था की गई कि संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, यानी मूलाधिकारों में भी संशोधन कर सकती है और इस प्रकार किए गए किसी भी संशोधन को अनुच्छेद 13(2) के अधीन विधि नहीं माना जाएगा। नंबर 1 बात। और दूसरी बात यहीं पर यह कह दी कि इस प्रकार किए गए किसी भी संविधान संशोधन को संविधान संशोधन पर हस्ताक्षर करने के लिए राष्ट्रपति बाध्य होंगे। यानी 24वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया, ये कहा गया कि जो संसद है उसको संविधान के किसी भी भाग या अनुच्छेद में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है और इस प्रकार किए गए किसी भी संविधान संशोधन पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य होंगे। 24वें संविधान संशोधन द्वारा स्थापित इस व्यवस्था को चैलेंज किया गया और चैलेंज किया गया केशवानंद भारती वर्सेज भारत संघ, केरल राज्य में। ये बात बहुत बार आएगा, हमने कहा था आपको संविधान में गोलकनाथ और ये चलते रहते हैं। तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में सुप्रीम कोर्ट ने मध्यम मार्ग अपनाते हुए एक अलग फैसला दिया और वो अब तक की जो सबसे बड़ी संविधान पीठ का गठन हुआ, हमने आपको बताया था कि इसी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में हुआ और इसमें जो है वो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में जो निर्णय दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, उससे थोड़ा सा डिफर किया सुप्रीम कोर्ट ने और ये कहा कि संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, यहाँ तक कि मूलाधिकारों में भी संशोधन कर सकती है, लेकिन संसद ऐसा कोई भी संशोधन नहीं कर सकती जो संविधान के आधारभूत ढांचे को, फंडामेंटल स्ट्रक्चर को नष्ट करता हो। आपने आपको बताया था कि इसी वाद में सबसे पहले आधारभूत ढांचा, फंडामेंटल स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट आया और एक नई व्यवस्था स्थापित हुई और इस तरीके से इस वाद के बाद की जो स्थिति बनी वो ये बनी कि संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, यहाँ तक कि वो मूलाधिकारों वाले भाग में संशोधन कर सकती है, कम कर सकती है। बस संसद अगर नहीं कर सकती तो वो ये कि वो ऐसा कोई काम नहीं कर सकती जो संविधान के मूल ढांचे को नष्ट करती हो, फंडामेंटल स्ट्रक्चर को नष्ट करती हो, आधारभूत ढांचे को चोट पहुंचाती हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस वाद में भी ये नहीं बताया कि वास्तव में संविधान का आधारभूत ढांचा है क्या। आज तक सुप्रीम कोर्ट ने कभी नहीं डिफाइन किया है कि ये संविधान का आधारभूत ढांचा है, लेकिन विभिन्न समय पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए विभिन्न निर्णयों से कई बातें ऐसी स्थापित हो चुकी हैं कि वास्तव में ये चीज़ संविधान का आधारभूत ढांचा है, ये चीज़ संविधान का आधारभूत ढांचा है। तो संविधान के आधारभूत ढांचे में वो परिवर्तन नहीं कर सकती। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्थापित ये जो आधारिक लक्षण का सिद्धांत था
फंडामेंटल स्ट्रक्चर का सिद्धांत था, सरकार को ये भी हजम नहीं हुआ और सरकार ने वाद के द्वारा स्थापित आधारिक संरचना के सिद्धांत को समाप्त करने के लिए 42वां संविधान संशोधन किया। कौन सा संविधान संशोधन किया? 42वां संविधान संशोधन किया। और 42वें संविधान संशोधन के द्वारा सरकार ने ये स्थापित किया कि संसद को संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने का अधिकार है और किसी भी संशोधन को, 3 चीज़ें उसने कही एक तरीके से। क्या कहा? कि किसी भी संशोधन को, ध्यान रखना, ये किसी भी संशोधन को किसी भी न्यायालय में, किसी भी संशोधन को किसी भी न्यायालय में और किसी भी आधार पर, 3 चीज़ें कही थी इसमें, कि संसद द्वारा किए गए किसी भी संशोधन को किसी भी आधार पर किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। यानी जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आधारभूत ढांचा नष्ट नहीं कर सकते आप, तो अब अगर सरकार कोई ऐसा संशोधन करती है और किसी को लगता है कि यह आधारभूत ढांचा इससे नष्ट हो रहा है, तो इस आधार पर कोई व्यक्ति चुनौती दे सकता था सुप्रीम कोर्ट में। तो सरकार ने फ़ौरन ये कह दिया कि आप किसी भी आधार पर चुनौती नहीं दे सकते। वास्तव में जो ये संशोधन था, इसको पुनः मिनर्वा मिल बनाम भारत संघवाद में चुनौती दी गई और मिनर्वा मिल किस बात में चुनौती दी गई? 42वें संविधान संशोधन को चुनौती दी गई। ये जो व्यवस्था की गई थी इसको चुनौती दी गई मिनर्वा मिल बनाम भारत संघवाद में। और इस वाद की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने 42वें संविधान संशोधन के द्वारा की गई जो व्यवस्था बताई थी अभी, इसको अवैध और असंवैधानिक घोषित कर दिया और ये कहा कि वास्तव में इस प्रकार की गई जो व्यवस्था है वो उच्चतम न्यायालय के पास जो न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत है उसको समाप्त करता है। और उसने कहा कि न्यायिक पुनरावलोकन संविधान का फंडामेंटल स्ट्रक्चर है, मूल ढांचा है और इस तरीके से कोई भी संशोधन करके आप इस मूल ढांचे का विनाश नहीं कर सकते। अर्थात सुप्रीम कोर्ट को आप न्यायिक पुनरावलोकन से रोक नहीं सकते। और इस तरीके से आज हम ये कह सकते हैं, सारे आज तक का जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो आज तक का जो सार है वो यही है कि वास्तव में आज स्थिति ये है कि संसद को संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने का अधिकार है, चाहे वो मूलाधिकार वाला भाग ही क्यों ना हो। यानी आज संसद कोई भी मूलाधिकार आपसे छीन सकती है, कम कर सकती है, उसमें संशोधन कर सकती है, बशर्ते कि वो मूलाधिकार जो है या जो संशोधन जिसमें किया जा रहा है वो फंडामेंटल स्ट्रक्चर की श्रेणी में ना आता हो। जैसे समता का अधिकार फंडामेंटल स्ट्रक्चर की श्रेणी में है तो समता के अधिकार में छेड़छाड़ संसद नहीं कर सकती। तो अगर कोई मूलाधिकार फंडामेंटल स्ट्रक्चर की श्रेणी में है या संविधान का कोई भी भाग फंडामेंटल स्ट्रक्चर की श्रेणी में है तो उसमें संसद संशोधन नहीं कर सकती। अन्यथा संविधान के किसी भी भाग में, किसी भी अनुच्छेद में, किसी भी लाइन में संशोधन करने का अधिकार आज संसद को है। लेकिन इस वाद के बाद ये भी है कि किसी भी संशोधन को इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि कहीं यह संशोधन संविधान के मूल ढांचे को नष्ट तो नहीं करता। इस तरीके से आप बिल्कुल, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए कि हाँ, संसद को मूल अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है, लेकिन ऐसा कोई संशोधन वो नहीं कर सकती जिससे हमारे संविधान का मूल ढांचा नष्ट होता हो। आशा है आप इसको समझेंगे और जब समझेंगे तो निश्चित रूप से अवधारणा आपकी एकदम क्लियर हो जाएगी। थैंक यू।